हेलो एवरीवन, इस वीडियो में हम जैक रांची द्वारा क्लास 12th का जो फर्स्ट टर्मिनल एग्जाम लिया जाना है और इस एग्जाम के लिए प्रत्येक सब्जेक्ट में कुछ मॉडल सेट्स जारी किए गए हैं। इस वीडियो में हम क्लास 12 सब्जेक्ट बायोलॉजी के मॉडल सेट 4th के क्वेश्चंस का फुल एक्सप्लेनेशन के साथ आंसर्स जानेंगे, सॉल्यूशंस हम लोग जानेंगे। इससे पहले अगर आप क्लास 12 सब्जेक्ट बायोलॉजी के मॉडल सेट फर्स्ट, सेकेंड, थर्ड के क्वेश्चंस के आंसर्स वाले वीडियोज को आप देखना चाहते हैं तो सीधे मेरे YouTube चैनल पर आप इन वीडियोज को देख सकते हैं। वैसे मैं इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स के अंदर भी क्लास 12 सब्जेक्ट बायोलॉजी के मॉडल सेट फर्स्ट, सेकेंड, थर्ड के क्वेश्चंस के आंसर्स वाले वीडियोज के लिंक्स को शेयर कर दूंगा। तो जैसा कि आपको स्क्रीन पर दिख रहा है कि यह जो मॉडल सेट है वह क्लास 12 का है, क्लास 12th का है, सब्जेक्ट बायोलॉजी है और ये जो मॉडल सेट है वह 4th है। जो फर्स्ट क्वेश्चन है कि फीमेल में जो दो ओवरी होते हैं वह किससे जुड़े हुए रहते हैं, अटैच्ड रहते हैं, तो पेल्विक वॉल और यूट्रस से। मैच्योर फीमेल गैमिट को ही ओवम कहते हैं। तो मैच्योर फीमेल गैमिट या ओवम के बनने के प्रोसेस को क्या बोलते हैं, oogenesis कहते हैं। ओवरी के अंदर एक मल्टी सेलुलर स्ट्रक्चर होता है जिसे फॉलिकल कहते हैं। ये जब इस फॉलिकल का डेवलपमेंट होता है तो लास्ट में बनता है एक फॉलिकल जिसे बोलते हैं ग्रेफियन या मैच्योर फॉलिकल कहते हैं। फीमेल के मेंस्ट्रुअल साइकिल के मिडिल में 14th डे पर ओवरी के ग्रेफियन या मैच्योर फॉलिकल से सेकेंडरी oocyte सेल बाहर आ जाते हैं, तो इस प्रोसेस को ओव्यूलेशन कहते हैं। तो ओव्यूलेशन होने के बाद ओवरी के अंदर ग्रेफियन फॉलिकल का जो बचा हुआ पार्ट होता है वह एक स्ट्रक्चर में बदल जाता है जिसे कॉर्पस ल्यूटियम कहते हैं। तो यहाँ पर यह लिखा जाना चाहिए कि जो ग्रेफियन फॉलिकल का बचा हुआ भाग है वह किस स्ट्रक्चर में बदल जाता है, तो इसका आंसर कॉर्पस ल्यूटियम होगा। वैसे इसका मीनिंग तो यही आ रहा है। फीमेल में oogenesis कब स्टार्ट होता है, तो जन्म के पहले ही एम्ब्रियोनिक डेवलपमेंट, एम्ब्रियो के स्टेज में ही oogenesis स्टार्ट हो जाता है। फीमेल में फर्टिलाइजेशन के बाद एक सेल बनता है जाइगोट, और जब जाइगोट का डेवलपमेंट होता है तो एक एम्ब्रियो बनता है जिसका नाम है ब्लास्टोसिस्ट। तो ये ब्लास्टोसिस्ट जो होते हैं वो जब ये यूट्रस के अंदर यूट्रिन कैविटी में आ जाते हैं तो यूट्रस के वॉल में जो अंदर का लेयर होता है टिश्यू का जिसे एंडोमेट्रियम कहते हैं, तो ये ब्लास्टोसिस्ट एंडोमेट्रियम के अंदर एंटर कर जाते हैं, प्रवेश कर जाते हैं या धस जाते हैं। तो इम्प्लांटेशन इसी प्रोसेस को बोलते हैं। ऑक्सीटोसिन एक हार्मोन है, इसका काम है फीमेल में जिसमें डिलीवरी होता है तो उस समय यूट्रस के वॉल में एक लेयर होता है टिश्यू का जिसे मायोमेट्रियम कहते हैं। तो मायोमेट्रियम में जो मसल्स होता है उसमें कंट्रैक्शन करवाता है और इस तरह से बच्चे की डिलीवरी मीन्स पार्टिशन में हेल्प करता है। तो इस तरह से ऑक्सीटोसिन का ये रोल हो जाएगा, काम हो जाएगा। ऑक्सीटोसिन जो हार्मोन है ब्रेन का हाइपोथैलेमस के द्वारा बनाया जाता है, सिंथेसाइज किया जाता है, लेकिन इस ऑक्सीटोसिन को पिट्यूटरी ग्लैंड में स्टोर करके रखा जाता है और बाद में पिट्यूटरी ग्लैंड के द्वारा ही सिक्रीट किया जाता है। कोई भी ऑर्गेनिज्म जो डिजीज कॉज करता है उसे पैथोजन कहते हैं, और जब पैथोजन बाहर से हमारे शरीर के अंदर आता है तो उस पैथोजन से लड़ने के लिए हमारे बॉडी में दो तरह के इम्यूनिटी होते हैं, एक इनेट इम्यूनिटी जो जन्म से ही हमें प्राप्त होता है और एक एक्वायर्ड इम्यूनिटी। तो जो पैथोजन होते हैं तो इनेट इम्यूनिटी में किसी तरह का कोई स्पेसिफिक पैथोजन को किल या इनएक्टिवेट नहीं करता है। जो एक्वायर्ड इम्यूनिटी होता है जो बी सेल्स या टी सेल्स के द्वारा वो वर्क करते हैं तो वो स्पेसिफिक टाइप से वर्क करते हैं। तो इनेट इम्यूनिटी जो है किसका टाइप है, एग्जाम्पल है नॉन स्पेसिफिक टाइप का एग्जाम्पल है। कौन सा स्टेटमेंट इसमें से सही है, तो जो एंटीबॉडी होते हैं वो तो बी सेल्स के द्वारा बनाए जाते हैं या बी लिम्फोसाइट्स के द्वारा बनाए जाते हैं, ये तो सही नहीं है। जब कोई पैथोजन हमारी बॉडी के अंदर आता है और पहली बार जब पैथोजन आता है तो जो हमारा बॉडी रिस्पॉन्स दिखाता है उसे प्राइमरी इम्यून रिस्पॉन्स कहते हैं। इसमें कुछ समय लग जाता है तो स्लो होता है, तो ये तो गलती है। सेकेंडरी इम्यून रिस्पॉन्स कब होता है, जब वही पैथोजन दोबारा हमारी बॉडी के अंदर आएगा तो उसे सेकेंडरी इम्यून रिस्पॉन्स कहेंगे, और ये बहुत फास्ट होता है, तो ये भी गलत है। इस तरह से ये सही होगा। जब वैक्सीन को किसी आदमी के अंदर डालते हैं तो उसे वैक्सीनेशन कहते हैं, टीका जब डालते हैं तो उसे वैक्सीनेशन कहते हैं।
और जब ये वैक्सीन आता है तो हमारे बॉडी के अंदर जो बी लिम्फोसाइट्स या बी सेल्स होते हैं वो डिवाइड करके दो तरह के सेल्स बनाते हैं, एक बनाता है प्लाज्मा सेल्स और एक बनाता है मेमोरी सेल्स। प्लाज्मा सेल्स बाद में एंटीबॉडीज बनाते हैं, लेकिन ये जो मेमोरी सेल्स बन जाते हैं तो ये क्या होगा, जब रियल में पैथोजन हमारी बॉडी के अंदर आएगा तो उस पैथोजन को मेमोरी सेल्स पहचान लेगा, आइडेंटिफाई करके, और जो मेमोरी सेल्स हैं वो फिर आगे अपना फर्दर एक्शन करेंगे। तो इस तरह से इसका ये आंसर हो जाएगा। पॉलिन ग्रेन्स जो एंथर के अंदर बनता है, जब पॉलिन ग्रेन्स स्टैमेन के एंथर से निकल करके पिस्टिल के स्टिग्मा पर जाता है तो पॉलिन ग्रेन्स वहां पर जर्मिनेट करता है और बाद में पॉलिन ग्रेन से पॉलिन ट्यूब बनता है और उस पॉलिन ट्यूब के अंदर दो मेल गैमीट्स होते हैं। वह स्ट्रक्चर जो मेल गैमीट को रखते हैं उसे मेल गैमीटोफाइट कहते हैं। तो पॉलिन ग्रेन बाद में पॉलिन ट्यूब बनाते हैं और उसके अंदर मेल गैमीट्स पाए जाते हैं। तो इस तरह से पॉलिन ग्रेन्स जो है वो मेल गैमीटोफाइट को रिप्रेजेंट करते हैं। कौन सा वह पार्ट है जो फेलोपियन ट्यूब का नहीं है? तो फेलोपियन ट्यूब का पार्ट इस्थमस होता है, एम्प्यूला होता है, इन्फंडिबुलम होता है, लेकिन सर्विक्स जो है वह फेलोपियन ट्यूब का पार्ट नहीं है। सेंट्रल ड्रग रिसर्च इंस्टीट्यूट जो है कहाँ पर स्थित है? तो ये स्थित है लखनऊ में। अगर किसी दंपति को, कपल को अगर 5 लड़कियां हैं तो जो छठा बच्चा होगा उसका लड़की होने का क्या चांस है? पहला हो, दूसरा हो, तीसरा हो, कोई सा भी चाइल्ड हो, हमेशा जो है लड़का और लड़की होने का जो परसेंटेज है, बॉय और गर्ल होने का जो परसेंटेज है वह 50% ही होगा। हर बार 50% यह चांस होता है कि लड़का हो जाए और हर बार यह चांस होता है कि लड़की होने का भी जो चांस है वह 50% ही रहे। लैक ऑपेरेंट जीन एक्सप्रेशन में चैप्टर 6 में लैक ऑपेरेंट मॉडल दिया गया है जीन एक्सप्रेशन के लिए, और यह दिया गया है जैकब और मोनाड के द्वारा। रेप्लिकेशन डीएनए में सेमी कंजर्वेटिव होता है। सेमी कंजर्वेटिव का मतलब क्या हुआ कि अगर ये डीएनए है तो इसमें क्या होता है कि दोनों स्ट्रैंड एक दूसरे से अलग अलग हो जाते हैं, और दोनों पर एक ये नया बन गया और यहां भी एक नया बन गया। तो इस तरह से बाद में ये क्या हो जाता है, ये हो जाता है डीएनए, और ये भी क्या हो जाता है, डीएनए। हालांकि डॉटेड लाइन से दिखाना चाहिए था हमें। तो इसमें क्या हो रहा है इस तरह से कि जब डीएनए बनेगा तो क्या होगा, एक जब पुराने वाले डीएनए से जब एक नए डीएनए बनेंगे तो उसमें क्या होगा, एक जो डीएनए का पॉलीन्यूक्लियोटाइड चेन या स्ट्रैंड है वह पुराना वाला होगा और एक नया वाला होगा। इसे बोलते हैं सेमी कंजर्वेटिव मोड ऑफ रेप्लिकेशन। और इसे एक्सपेरिमेंटली किसने प्रूव किया था? तो इसे प्रूव किया था मैसेल्सन और एस्टॉल ने प्रूव किया था। तो इसे मैसेल्सन और एस्टॉल ने प्रूव किया था। तो इस तरह से इसका जो आंसर है वह हो जाएगा मैसेल्सन एंड एस्टॉल। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि कौन सा वह केस है जहां पर जीनोटाइपिक और फिनोटाइपिक रेशियो दोनों सेम होगा? तो इसका आंसर जो होगा इनकम्प्लीट डोमिनेंस होगा। हालांकि को डोमिनेंस भी इसका आंसर होगा, और दोनों का जो रेशियो होता है फिनोटाइपिक और जीनोटाइपिक वह दोनों होता है 1:2:1 होता है। इसमें होता है F2 जनरेशन में होता है। तो यहां पर थोड़ा सा ये है, इसका आंसर दोनों होगा। क्रोमोसोम पर 2 जीन है ए और बी, तो दोनों के बीच का जो डिस्टेंस है बहुत ज्यादा है, टू लॉन्ग है। तो बहुत ज्यादा होगा तो उसके बीच में लिंकेज का जो स्ट्रेंथ है, लिंकेज कैसा होगा? तो जब एक क्रोमोसोम पर 2 जीन के बीच की दूरी ज्यादा होगा तो लिंकेज क्या होगा, कम होगा। ठीक उसका रिवर्स होता है। अब यूट्रस के वॉल में जो इनर टिश्यू होता है उसे एंडोमेट्रियम कहते हैं, और ये एंडोमेट्रियम क्या होता है, एक बार ब्रेक होता है एक बार बनता है। तो यूट्रस जब फर्टिलाइजेशन हो जाए तो एंडोमेट्रियम को बना करके रखने की जरूरत होती है, मींस मेंटेनेंस की जरूरत होती है। तो यूट्रस के एंडोमेट्रियम या एंडोमेट्रियल लाइनिंग को बनाकर रखने के लिए कौन सा हार्मोन जिम्मेवार है? यह जिम्मेवार है प्रोजेस्टेरॉन। इसलिए प्रोजेस्टेरॉन को हार्मोन ऑफ प्रेगनेंसी भी कहा जाता है। फ्लावर है, कोई एक बाइसेक्सुअल फ्लावर है, और उस बाइसेक्सुअल फ्लावर को बर्ड कंडीशन में ही एंथर को काटकर जब हटा दिया जाता है तो उसे इमेस्कुलेशन कहते हैं, जैसा कि मेंडल ने भी किया था। जेनेटिक मटेरियल डीएनए होता है और आरएनए होता है, तो उसके लिए कुछ क्राइटेरिया है, कुछ कैरेक्टरिस्टिक्स है जिसके आधार पर हम कहते हैं कि ये जेनेटिक मटेरियल है, या डीएनए आरएनए दोनों में इस तरह की प्रॉपर्टी देखने को मिलता है। तो जेनेटिक मटेरियल का कौन सा प्रॉपर्टी जो है इसमें से
सही नहीं है। तो जेनेटिक मटेरियल अपना रेप्लिका कॉपी बनाता ही है, इसमें म्यूटेशन होता ही है, और ये केमिकली और स्ट्रक्चरली जो है वो स्टेबल होते हैं, और लेकिन ये जो आंसर है ये अनस्टेबल होता है, ये नहीं है जेनेटिक मटेरियल का प्रॉपर्टी। फ्लावरिंग प्लांट्स के स्टील के ओवरी के अंदर जो ओव्यूल होता है, और ओव्यूल के सेंटर में एक स्ट्रक्चर होता है जिसे एम्ब्रियो सैक कहते हैं। तो एम्ब्रियो सैक के अंदर में क्या होता है, 8 न्यूक्लियाई होता है और 7 सेल्स होते हैं। 8 न्यूक्लिएट और 7 सेल्ड कंडीशन। मेंस्ट्रुअल साइकिल किसी फीमेल में कब समाप्त होता है, तो 45 से 50 ईयर्स के एज में जो फीमेल होते हैं उनमें मेंस्ट्रुअल साइकिल बिल्कुल स्टॉप कर जाता है, रुक जाता है, और जिसे मेनोपॉज कहते हैं। इनमें से कौन क्रोमोसोमल डिसऑर्डर का एग्जाम्पल है, तो ये जीन की वजह से ये है डाउन सिंड्रोम, जहां पर 21वां ऑटोसोम जो होता है एक एक्स्ट्रा होता है। मेंडल जो अपना क्रॉस किया था मोनो और डाइहाइब्रिड क्रॉस, तो वहां पर ये देखा गया था जो F1 जनरेशन मिलता है, F1 जनरेशन में जो ऑफ स्प्रिंग होंगे, F1 ऑफ स्प्रिंग होंगे, जो संतान होगा, और जब इस F1 का, जैसे होता है ना कि F1 का जीनोटाइप क्या होता है, जो मोनोहाइब्रिड क्रॉस है ये होता है जीनोटाइप, और भी हो सकता है, और इसका जब क्रॉस हम लोग कैपिटल टी या स्मॉल टी वाले पेरेंट से अगर करवा देते हैं, दोनों में से किसी के साथ भी करा देते हैं, तो इसे हम बोलते हैं बैक क्रॉस। लेकिन जब इस F1 ऑफ स्प्रिंग या F1 हाइब्रिड को अगर रिसेसिव पेरेंट स्मॉल टी के साथ क्रॉस करवाएंगे, तब उसे हम लोग बोलेंगे टेस्ट क्रॉस। इसका आंसर बैक क्रॉस होगा। Which of the following statement are correct with respect to enzyme? एंजाइम के संदर्भ में कौन सा स्टेटमेंट सही है? सारे एंजाइम्स प्रोटीन्स होते हैं, ये तो सही है, लेकिन कुछ ऐसे भी एंजाइम होते हैं जो प्रोटीन नहीं होते हैं, और सारे प्रोटीन्स तो एंजाइम्स नहीं होते हैं। ऑल एंजाइम्स आर प्रोटीन्स एक्सेप्ट राइबोजाइम, तो ये इसका आंसर हो जाएगा। Which of the following RNA is used to carry amino acid to ट्रांसलेशन, जब प्रोटीन बनता है राइबोसोम पर, तो कौन सा वो आरएनए है जो अमीनो एसिड को कैरी करता है, साइटोप्लाज्म से राइबोसोम तक कैरी करके ढो करके ले जाता है, तो इसका आंसर क्या होगा, टीआरएनए, और इसलिए इसे एडाप्टर आरएनए भी कहते हैं। इनहेरिटेंस का जो फंक्शनल यूनिट है वह क्या होगा, जीन होगा। एक जनरेशन से अगले जनरेशन में जो कैरेक्टर्स का ट्रांसमिशन होता है उसे इनहेरिटेंस कहते हैं, और इसमें तो जीन्स ही भाग लेते हैं। इन स्प्लिट जीन्स जो एक्सॉन्स होते हैं वो कोडिंग सीक्वेंस होता है। यूकैरियोटिक सेल में जो डीएनए होते हैं उसमें एक्सॉन इंट्रॉन एक्सॉन वाले जो पार्ट होते हैं उस कोडिंग सीक्वेंस होते हैं, मतलब एक्सॉन में जो न्यूक्लियोटाइड होता है, न्यूक्लियोटाइड सीक्वेंस होता है, वह एमआरएनए या आरएनए में भी आते हैं। जेनेटिक कोड डीजेनरेट है, इसका मीनिंग यह है कि जो जेनेटिक कोड में जो 64 कोडॉन्स हैं और अमीनो एसिड तो सिर्फ 20 है, इसका ये मीनिंग हुआ कि कुछ ऐसे भी अमीनो एसिड है या बहुत सारे ऐसे अमीनो एसिड है जहां पर एक अमीनो एसिड के लिए एक से अधिक कोडॉन्स होते हैं, तो यहाँ पर क्या होगा, वन अमीनो एसिड कैन बी रिप्रेजेंटेड बाय मोर देन वन कोडॉन, इसका ये आंसर हो जाएगा। क्रोमोसोम दो थ्रेड लाइक स्ट्रक्चर के बने होते हैं, और इस थ्रेड लाइक स्ट्रक्चर को बोलते हैं क्रोमैटिड कहते हैं इसे। इस तरह से जो क्रोमोसोम होते हैं, ये एक हो गया और ये दूसरा हो गया, ये हो गया एक क्रोमेटिड और ये हो गया दूसरा क्रोमेटिड, और ये दोनों जुड़े होते हैं कहाँ पर, सेंट्रोमियर पर, तो इस तरह से क्रोमेटिड हो जाएगा। इन ए डीएनए मॉलिक्यूल विच ऑफ द बॉन्ड इज फाउंड टू प्रेजेंट बिटवीन टू नाइट्रोजनस बेस, दो नाइट्रोजनस बेस के बीच में जो बॉन्ड होता है वह कौन सा होता है, तो वह होता है हाइड्रोजन बॉन्ड होता है। डीएनए के जो दो पॉलीन्यूक्लियोटाइड चेन्स होते हैं या दो स्ट्रैंड्स होते हैं वो एक दूसरे से ओपन होते हैं, और इसमें जो है भाग लेता है या हेल्प करता है एंजाइम हेलिकेज। डीएनए से डीएनए बनता है तो प्रोसेस को रेप्लिकेशन कहते हैं, और डीएनए का रेप्लिकेशन जब भी होता है तो 5 प्राइम एंड से 3 प्राइम एंड की तरफ इसी पोलैरिटी में ऑलवेज होता है। डीएनए के स्ट्रक्चर में नाइट्रोजनस बेस और शुगर के बीच में कौन सा बॉन्ड होता है, तो शुगर और नाइट्रोजनस बेस के बीच में जो बॉन्ड होता है वह होता है ग्लाइकोसिडिक बॉन्ड होता है, हालांकि एन भी लगा सकते हैं, एन ग्लाइकोसिडिक बॉन्ड भी उसे कह सकते हैं। और जो लास्ट क्वेश्चन है वह द एंजाइम दैट हेल्प्स इन रिवर्स ट्रांसक्रिप्शन,
डीएनए से डीएनए बनता है तो रेप्लिकेशन, डीएनए से आरएनए या एमआरएनए बनता है तो ट्रांसक्रिप्शन, लेकिन कभी कभी आरएनए से भी डीएनए बनता है। इस प्रोसेस को बोलते हैं रिवर्स ट्रांसक्रिप्शन, और इसमें जो एंजाइम भाग लेता है वह भाग लेता है रिवर्स ट्रांसक्रिप्टेज। ये कुछ वायरस में देखने को मिलता है।